अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कॉलिनर्जिक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं एएनएस की फार्माकोलॉजी में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले हम कॉलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एड्रिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे। कॉलिनर्जिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह की ड्रग्स पढ़ेंगे, कॉलिनर्जिक एगनिस्ट भी और एंटागनिस्ट भी। एगनिस्ट की सारी क्लासिफिकेशन दोनों बुक्स में जो भी दी हुई थी वो मैं आपको बता चुकी थी। आज हमने जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि ये जो कॉलिनर्जिक सिस्टम है इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपको पता है कौन है इसका न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोए। तो ये एसिटाइल कोए किस तरह से न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि अगर एक पेशेंट आ रहा है और उसकी जो कॉलिनर्जिक एक्टिविटीज़ कम है तो हम एसिटाइल कोए को बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, और अगर कॉलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या चीज़ यूज़ करके हम एसिटाइल कोए की सिंथेसिस को या इसके रिलीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं और कॉलिनर्जिक एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ड्रग से रिलेट करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइल कोलिन को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती हैं। सेकेंड पे हमें पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन किस तरह से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है, रिलीज़ होता है, डिग्रेड होता है, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट फिर ड्रग के साथ रिलेट होंगे। एसिटाइल कोई की जो सिंथेसिस है वो मैं लिपिनकॉर्ड से भी बताऊंगी अभी, और साथ ही साथ कैटजन से भी, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है बुक्स को लेके वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइल कोए को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती हैं। बच्चों, तो आपको पता है कि हमारे पास जो एएनएस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, जो एएनएस है इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 2 मेन डिवीजन्स हैं। क्या है? 2 मेन डिवीजन्स हैं। एक है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कॉलिनर्जिक सिस्टम के अंडर आता है, उसको हम पढ़ेंगे, और दूसरा है हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक है या सिम्पैथेटिक है, इनकी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो दो होती हैं। एक हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक होती है और एक क्या होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक है इसके अंदर क्या होती है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी होती है। इसी तरह सिम्पैथेटिक के अंदर भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी होती हैं या फाइबर्स भी होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी होते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आपने याद रखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक है और सिम्पैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक है और पैरासिम्पैथेटिक का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, बात समझ आ रही है? पैरासिम्पैथेटिक के दोनों, प्री गैंग्लियोनिक भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी, और सिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक, ये तीनों के तीनों यूज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। किसको यूज़ करते हैं? एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे। बच कौन सी चीज़ जाती है हमारे पास? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स बच जाती हैं, तो ये यूज़ करती हैं नॉरएपिनेफ्रीन को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। किसको यूज़ करेंगी? नॉरएपिनेफ्रीन को। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मौजूद है कि सिम्पैथेटिक की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं नॉर्मली तो वो क्या यूज़ करती हैं? नॉरएपिनेफ्रीन। लेकिन कुछ न्यूरॉन स्पेशली वो जो स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जाती हैं वो स्टिल किसको यूज़ करती हैं? एसिटाइल कोलिन को ही यूज़ करती हैं एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी कि पैरासिम्पैथेटिक की प्री और पोस्ट दोनों एसिटाइल कोलिन को यूज़ करती हैं। सिम्पैथेटिक की प्री एसिटाइल कोलिन को, जबकि पोस्ट नॉरएपिनेफ्रीन को, और स्टिल पोस्ट में से कुछ फाइबर जो स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं वो एसिटाइल कोलिन को ही रिलीज़ करते हैं एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात आपको आनी चाहिए, एमसीक्यू में ये चीज़ आपको पूछी जाती है और कंफ्यूज करती है। अब हम बात करेंगे कि कॉलिनर्जिक न्यूरॉन में से एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ हो रहा है या बन रहा है तो ये किस सीक्वेंस में बन रहा है, किस सीक्वेंस में अपना काम कर रहा है, और फिर किस तरह से डिग्रेड होता है। सो मैं एक रफ सी यहाँ पे कॉलिनर्जिक न्यूरॉन ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये कॉलिनर्जिक न्यूरॉन की प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो इफेक्टर ऑर्गन की है, जिसके ऊपर जाके न्यूरोट्रांसमीटर ने अटैच होना है। सबसे पहला स्टेप जो हमने एसिटाइल कोलिन का देखना है वो होती है इसकी सिंथेसिस, कि ये सिंथेसाइज किस तरह से होता है। सिंथेसिस के लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ना ये जो कोलिन है ये बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, जो कि एनर्जी डिपेंडेंट सोडियम को ट्रांसपोर्टर होता है। वो यहाँ पे कोलिन के साथ साथ किसको भी ट्रांसपोर्ट करता है? सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो कोलिन जो है वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या पहुंच गया? अंदर साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। एक बात यह है कि आपने याद रखनी है कि इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जा सकता है एक ड्रग की मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमिकोलिनियम। ठीक है, क्या कहते हैं? हेमिकोलिनियम। और ये भी याद रखना है कि हेमिकोलिनियम एक एंटागनिस्ट है, क्योंकि देखो ये इसकी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगी। ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो सिंथेसिस नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, और इसका काम नहीं होगा। तो जब काम नहीं हो रहा, एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो रहा है, तो वो क्या होगा? एंटागनिस्ट होगा।
होगा। सो हेमिकोलिनियम एक एंटागनिस्ट है जो कोलिन की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करके इसकी फर्दर न्यूरोट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है। कोलिन तो अंदर चला गया, अब हमने क्या बनाना है, एसिटाइल कोलिन बनाना है ना, ठीक है। क्या बनाना है, एसिटाइल कोलिन। तो कोलिन तो अंदर पहुंच गया, तो ये जो एसिटाइल है ये कहाँ से आएगा बच्चों, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को अगर आप रिलेट करें तो इसी एक्सॉन के अंदर यहाँ पे पड़े हुए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है क्या हो रही होती है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, लेकिन उस ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में जो पायरुवेट बना हुआ होता है वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर टीसीए को चलाता है ना, ठीक है। शायद मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलत भी हो जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा था। पायरुवेट जब टीसीए को एंटर करता है तो पायरुवेट में से पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है और आपके पास क्या बनता है, एसिटाइल कोए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए, सही है। और ये एसिटाइल कोए और कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज यूनाइट करेंगे और आपके पास बन जाएगा एसिटाइल कोए। क्या बन जाएगा, सॉरी मुझे थोड़ा सांस चढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए बन जाएगा। कोलिन की ट्रांसपोर्ट हुई और एसीटेट बना या एसिटाइल कोए बना माइटोकॉन्ड्रिया में टीसी और ग्लाइकोलिसिस की मदद से, और वो दोनों एसिटाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में यूनाइट हुए और एसिटाइल कोए बन गया। सो सिंथेसिस हो गई। दूसरा काम है इसकी स्टोरेज का, तो यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये एक ट्रांसपोर्टर की मदद से सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके अंदर 10,000 से लेके 40,000 तक एसिटाइल कोए स्टोर हो सकते हैं। इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ना सिर्फ एसिटाइल कोए होते हैं बल्कि एटीपी भी होता है और प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह भी होते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हुई है इस ट्रांसपोर्ट को भी ब्लॉक करती है एक ड्रग जिसे हम कहते हैं वेज़ामिकोल कहते हैं, ठीक है। लिपिनकॉट में नहीं बताई हुई, लेकिन इसको कैटजन में बताया वैसा ही है। वेज़ामिकोल क्या कर सकती है, इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकती है और अगेन ये एज एन एंटागनिस्ट काम करेगी। तो दूसरा काम था हमारा स्टोर होना, तो स्टोर अब हो गई है। तीसरा काम है कि इसने रिलीज़ भी तो होना है। सो तीसरा काम आपने क्या करताना है कि इसने क्या होना है, रिलीज़ होना है। रिलीज़ किस तरह से होगी कि इस नर्व टर्मिनल में जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, एक्शन पोटेंशियल आने से अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिविटी बढ़ने से यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा। एक बात आपने याद रखनी है, जितना कैल्शियम ज़्यादा होगा उतने ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। अब कैल्शियम ये रिलीज़ किस तरह से करता है ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म ज़रूर होता है कि ये कैल्शियम इस वेसिकल को फ्यूज़ कराता है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ और यहाँ से इसके कंटेंट की एक्सोसाइटोसिस करा देता है, ठीक है। सो कैल्शियम अंदर आएगा तो आपने याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ कैल्शियम पे। अगर कैल्शियम अंदर नहीं आएगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा, जितना कैल्शियम अंदर आएगा उतने ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। सो ये कैल्शियम इसको यहाँ पे आके क्या करेगा, फ्यूज़ करा देगा और इसके कंटेंट की एक्सोसाइटोसिस कर देगा। तो ये एसिटाइलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ हो गया। तो तीसरी चीज़ आपको रिलीज़ भी समझ आ गई। अब एक बात आपने याद रखनी है कि इस रिलीज़ को भी ब्लॉक किया जा सकता है एक टॉक्सिन से, जो कि क्या है, बोटुलिनियम, ठीक है। उसके अलावा लिपिनकॉट में एक और बात बताई हुई है कि हमारे पास जो स्पाइडर विनोम होता है, ठीक है, ब्लैक स्पाइडर विनोम, वो इस सारे कंटेंट को बोटुलिनम के ऑपोजिट जाता है और यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट रिलीज़ कराता है, सारी वेसिकल्स को एम्प्टी करा देता है, ढेरों ढेर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है। और वो एसिटाइलकोलिन जब आगे जाके लगते हैं तो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, जबकि बोटुलिनम इस रिलीज़ को इनहिबिट करता है। तो अभी तक हमने 3 एंटागनिस्ट पढ़ लिए। हेमिकोलिनियम जो कोलिन की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, वेज़ामिकोल जो कि एसिटाइलकोलिन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते इनटू द वेसिकल, और बोटुलिनम टॉक्सिन जो कि इसके रिलीज़ को ब्लॉक कर सकता है। अब रिलीज़ ये हो गया, अगली काम होता है इसका रिसेप्टर के ऊपर अटैचमेंट, ठीक है। अगला चौथा काम क्या है, रिसेप्टर के ऊपर अटैचमेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या इफेक्टर ऑर्गन की मेम्ब्रेन है एसिटाइलकोलिन के लिए, यहाँ 2 तरह के रिसेप्टर्स पड़े हुए होंगे। रिसेप्टर की डिटेल में आगे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आगे फिर बताऊँगी कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पर भी बाइंड करता है और निकोटीनिक पे भी बाइंड करता है। तो ये एसिटाइलकोलिन जो है और वो यहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ भी बाइंड करता है, ठीक है। अल्फ़ा 2 क्या होते हैं और वो किस तरह से फीडबैक रिस्पांस में हेल्प करते हैं ये मैं आपको एड्रेनर्जिक सिस्टम में ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन डिपेंड करेगा कि ये फैक्टर ऑर्गन कौन सा है और इस पर कौन सा रिसेप्टर है, निकोटीनिक या मस्क्यूरेनिक। एसिटाइलकोलिन इस पर भी बाउंड करेगा और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उन पर भी बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करा देगा, ठीक है। क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करा देगा सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू, साइक्लिक एमपी के थ्रू या डैग या
फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू, अब उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। इसकी रिलीज़ भी हो गया, अटैचमेंट भी हो गई। अब इसका यहाँ पे फ़ायदा तो नहीं है, तो इसने डिग्रेड होना है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है जिसने इसको तोड़ देना है, ठीक है। कौन है वो है हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज वो इस एसिटाइल कोलिन को लेगा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को लेगा और 2 पार्ट्स में ना इसको तोड़ देगा, ठीक है। क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। कौन से 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एसीटेट में, उन्हीं 2 पार्ट्स में जिससे ये मिलके बना था, और कुलीन में, एसीटेट में और कुलीन में। एसीटेट जो है डिफ्यूज़ हो जाता है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जबकि जो कुलीन है वो दोबारा से क्या होगा, रिसाइकल होगा। तो अब आपको समझ आ रही है कि कुलीन जो पहले स्टेप में अंदर गया था, असल में वो कुलीन रिसाइकल हो रहा था। तो कुलीन जो है वो अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोए मिलता है आपको, एसिटाइल कोलिन बनता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर डीपोलराइजेशन कैल्शियम इनफ्लक्स है वो रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वो फर्दर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की मस्क्यूरेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर पे और प्री सिनेप्टिक पे भी अटैच होता है फीडबैक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। और जब ये अटैच हो चुका है तो एसिटाइल कोलिन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, विद इन 15 to 20 मिली सेकेंड इसने डिग्रेड होना है। किसने इसको तोड़ना है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ने तोड़ना है, और क्या बनाना है, एसीटेट और कोलिन की रिसाइकलिंग हो जानी है, जबकि एसीटेट जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा। अब अगर आप कैडसन में से देख लें या लिपनकॉर्ट में से देख लें तो एग्जैक्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों को बताया हुआ है कि किस तरह से कोलिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोलिन बनता है, फिर ये एक वेजिकल के अंदर स्टोर होता है, फिर कैल्शियम आता है और ये रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद इसकी अटैचमेंट है और फिर एसिटाइल कोलिन की कोलिनेस्ट्रेज की प्रेजेंस में इसकी डिग्रेडेशन है। ये 3 स्टेप्स पे इसको क्या किया जा सकता है, इनहिबिट किया जा सकता है इसकी सिंथेसिस को। सेम एज स्टेप्स जो हैं वो लिपनकॉर्ट में बताए हुए हैं, लेकिन लिपनकॉर्ट की डायग्राम अगेन मुझे ज़्यादा इजी लग रही है आपके लिए। सो आप दोनों में से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिसेप्टर्स मैंने बताए हैं आपको कि ये मस्क्यूरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों ही तो एसिटाइल कोलिन को बाइंड करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, सब टाइप्स क्या हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और रिसेप्टर्स के बाद फिर हम अपना मेन टॉपिक जो कि ड्रग्स के रिलेटेड है वो स्टार्ट करेंगे।